तो अपना जो हिमालय वाला जो पार्ट था, उस हिमालय में अपन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में चल रहे थे और टॉपिक चल रहा था अपना हिमालय के दर्रे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन कवर कर चुके थे, जैसे हिमरेखा का मीनिंग क्या होता है, हिमालय पे जो हिमनद है वो क्या है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी देखा था शायद बीच में अपन ने, निर्माण काल वाला देखा था। क्योंकि निर्माण काल हिमालय की शुरुआत में अपन ने नहीं लिखा था, तो निर्माण काल या तो स्टार्टिंग में लिख लेते या लास्ट में अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। तो अपन ने यहाँ लिखा कि निर्माण काल हिमालय के लिए ट्रसरी काल है। बाकी अलग अलग श्रृंखलाओं का निर्माण ट्रसरी काल के अलग अलग कालों में हुआ है, जैसे ई, एम और पी। ई इयोसिन, एम मायोसिन और पी प्लायोसिन, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में जो दरे या पासेज हैं, कल वाली जो लास्ट वाली क्लास थी वो थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर के दरों के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर में जो दरें हैं वह हैं जो बाबू पी के गया, जो बाबू पी के गया। गया शब्द साइलेंट है, बाकी मीनिंग है जो से जोजिला, बै से बनिहाल, बू से बुर्जिला, पी से पीर पंजाल और पेंसिला, और कैसे काराकोरम और खारदुंगला। इसमें जो सबसे हाइट पर या जो मेन मोटरेबल पास है वो खारदुंगला है। लद्दाख को और ये चीन के सेकियांग को जोड़ने वाला काराकोरम है। भारत के श्रीनगर और ये लेह को जोड़ने वाला जोजिला है, और श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला बनिहाल। इसमें मुख्य एक दरा है जिससे जवाहर टनल होकर गुजरती है। तो जवाहर टनल वाला दरा कौन सा है, मुख्यतः बनिहाल दरा वो जवाहर टनल वाला माना जाता है, जिससे एनएच, वर्तमान एनएच 44 और पुराना एनएच 1A जिससे गुजरता है। तो इनमें इन दरों का इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दरें एक तो जोजिला लद्दाख वाला और एक बनिहाल जम्मू कश्मीर वाला। जोजिला जास्कर वाला, बनिहाल पीर पंजाल वाला, यह लघु हिमालय में। तो जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट और कनेक्टिविटी वाले जो दरे थे वो कंप्लीट हो गए हैं अपने। अब इसके बाद में जम्मू से अपन कहाँ चलेंगे, हिमाचल। तो अगला हेडिंग डालिए। अब जम्मू वाले को हेडिंग में क्या लिखा था, स्मॉल ए लेटर में लिखा था क्या, स्मॉल ए में, तो स्मॉल बी में लिखो। हिमाचल में अब यहाँ ट्रिक यूज करनी है, आरबीसी जम गई। हिमाचल में आरबीसी, 3 दरें यहाँ से रहेंगे आपके, आरबीसी जम गई। ये लास्ट वाला शब्द है, ये साइलेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आर, बी और सी का मीनिंग क्या है, आर से रोहतांग, बी से बारालाचा और सी से सिपकिला। सी से सिपकिला पास। ये बारालाचा, इसी को ही लिखा जाता है बड़ा लाचा, तो ये अलग से नहीं है बड़ा लाचा। बड़ा लाचा ये बारालाचा है, सही शब्द बारालाचा ही होता है इसमें। रोहतांग, बारालाचा और सिपकिला। इंग्लिश में आर, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में ये डय कर दिया जाता है बाड़ा लाचा या बड़ा लाचा। तो आर, बी और सी। अब ये पैसेज किस तरीके से, ये देखिएगा। तो ये हिस्सा तो उत्तराखंड वाला आ जाता है, ये ऊपर वाला हिमाचल है। आर इधर है, बी इधर है, और सी इधर है। मीनिंग समझ में आ गया। रोहतांग, बारालाचा और सिपकिला पास। ये वाला जो इधर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, जहाँ ये दरे या पासेस दिख रहे हैं, ये हिमाचल है। अब हिमाचल में अगर बात करें रोहतांग की, तो ये जाता है इस साइड में लद्दाख के लेह की ओर, लद्दाख के लेह की ओर। और ये जिस एरिया से जाता है वो होता है कुल्लू और कांगड़ा घाटी। कुल्लू, मनाली, कांगड़ा,
तो ये हिमाचल के कुल्लू कांगड़ा क्षेत्र को और ये लद्दाख के किस क्षेत्र से जोड़ता है? लेह क्षेत्र से जोड़ता है। थैंक यू। अब इस साइड में हिमाचल का एक प्रमुख क्षेत्र आता है बारालाचा वाले में। हिमाचल की राजधानी कौन सी होती है? शिमला। तो मुख्यतः जो शिमला वाला क्षेत्र है, शिमला वगैरह मंडी वाला एरिया, उस एरिया से होते हुए और सामान्यतः ये जोड़ते हैं इस साइड में लेह से, और इस साइड से शिमला वाले क्षेत्र से, और इस साइड में जो तिब्बत है, तिब्बत कैलाश मानसरोवर, तो तिब्बत के और सामान्यतः शिमला वाला क्षेत्र, इस साइड में आने वाला जो दरा है या पास है, इस पास से एंट्री करती है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज। तो ये सह वाला जो लिखते हैं सिपकिला, इससे आने वाली नदी का नाम क्या है? सतलज। तो सतलज नदी भारत के किस दरे से प्रवेश करती है? सिपकिला दरे से। ये सिपकिला पास से सह और सह से याद रखेंगे इसमें कि सतलज की एंट्री है वो सिपकिला से है। रोहतांग जो है, इस रोहतांग से संबंध है रावी रोहतांग, रोहतांग से संबंध है रावी और व्यास का, रावी और व्यास का। तो रोहतांग दरे में रावी और वैसे फिर स्टार्ट करेंगे व्यास। तो इन दो नदियों का जो संबंध है वो किस दरे से? जैसे जोजिला से संबंध था सिंधु का, पहले आपको बताया भी था मैंने, और ये रोहतांग से संबंध है रावी और व्यास का। ये लास्ट में एक साथ लिखवा देंगे कि भारत के कुछ प्रमुख दरे और संबंधित नदियाँ, ये ग्रुप में लास्ट में नोट में लिखवा देंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, एक तरफ दरे होते हैं, पासेज होते हैं, और एक तरफ नदियों के नाम होते हैं कि भारत के कौन से पास से कौन सी नदी का संबंध है, या कौन से दरों का निर्माण कौन सी नदियों के द्वारा हुआ है। तो रिलेवेंट प्रमुख रिवर्स हैं उनके नाम लिखवाएंगे, लास्ट में लिखवा देंगे। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें अपने को इन स्थानों की कनेक्टिविटी बतानी है, और ये एग्जाम में पूछते हैं कई बार। इस वाले में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये सतलज वाला जो है, ये वाला। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना लीजिए, डायरेक्ट लिखना चाहो लिखो। वैसे इस वाले में शिमला और ये बारालाचा, इसके अंदर एक जगह आती है, वो आता है एग्जाम में ज़्यादा, मंडी। हिमाचल में नाम सुना है मंडी? मंडी हिमाचल। तो बारालाचा वाले में कोशिश करना कि एक पॉइंट मंडी के नाम से डालो, और इधर वाला तिब्बत वाला ये शिमला से कर देना, क्योंकि इसमें एग्जाम में ज़्यादा यही आता है कि मंडी से लेह को जोड़ने वाला दरा है वो कौन सा है? बारालाचा। तो जो एक पहनावा में आता भी है ना, औरतें जो पहनती है लांचा, तो लाचा कहाँ? मंडी में। होती तो सब्जी है। तो बारालाचा में रहेगा एक तो मंडी, और सामने रहेगा लेह। रोहतांग में भी एक तरफ तो लेह रहेगा, लेकिन एक तरफ कुल्लू कांगड़ा मनाली ये रहेंगे। तो कुल्लू कांगड़ा मनाली को लेह से जोड़ने वाला रोहतांग, बारालाचा को लेह से जोड़ने वाला, मंडी को लेह से जोड़ने वाला बारालाचा, और तिब्बत से और शिमला को जोड़ने वाला सिपकिला दरा, जहाँ से जिसका निर्माण सतलज नदी के द्वारा होता है। ये दरे क्या, अपन ने तो मार्क के लिए इनको बिल्कुल यूँ सीधा ऊपर की ओर दिखा दिया, थोड़े टेढ़े हैं ये इस तरीके से। जैसे ये वाला जो बारालाचा है, इससे निकलती है चिनाब। कौन सी नदी? चिनाब। चिनाब के लास्ट में शब्द क्या है? चिनाब बै। ये निकलती है बारालाचा से। रावी के स्टार्टिंग में रह है, ये निकलती है रोहतांग से रावी, और वहीं से निकलती है व्यास। यानी ये गैप काफ़ी लंबा है, इसमें कोई एक गैप नहीं है, कई गैप होते हैं, और उस पूरे जो गैपेज होते हैं उन पूरे गैप या पासेज को ही नाम क्या दिया जाता है? पूरे गैप को ही, उस क्षेत्र को नाम दिया जाता है रोहतांग पास। तो रोहतांग पास से गुजरने वाली दो रिवर होती हैं, एक उस पास के एक एरिया से तो निकलती है रावी, और उसी के जो दूसरा एरिया उससे निकलती है व्यास। व्यास आती है व्यास कुंड से। व्यास का उद्गम कहाँ है? व्यास कुंड। चिनाब आती है दो धाराओं के रूप में, एक तो है चंद्र और एक है भागा।
ये दो रिवर कनेक्ट होती हैं वहाँ, और चंद्र और भागा जहाँ कनेक्ट होती है वहाँ बनती है चिनाब। ये रिवर्स पढ़ोगे तब समझ में आएगा, आगे ये अलग टॉपिक में रहेगा। तो अब इसमें पहला स्टार्ट करेंगे अपन ने आर, फिर उसके बाद में बी और उसके बाद में सी। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए रोहतांग। हाँ ये मंडी लिखा है, मंडी के नीचे शिमला, शिमला वाला जो मेन कनेक्टिविटी, बाद में मंडी शिमला भी आएगा। तो इसमें मेन एग्जामिनर क्या है, शिमला यूज नहीं करता, शिमला यूज करता है इसके साथ, तिब्बत के साथ। चिनाब वाला चिनाब बै है बारालाचा से, रोहतांग से है रावी और व्यास। ये लिखवाएंगे तब समझ में आ जाएगा। देखो लगभग नदियों के नाम हैं वो इन दरों से कहीं ना कहीं मैच होते हुए से हैं। जैसे सतलज सह से है, दरा सह से शिवकिला, रावी रह से है, दरा यहाँ हिमाचल में रह से रोहतांग, जहाँ से रावी है वहीं से व्यास है। चिनाब बै अपने लास्ट शब्द के अकॉर्डिंग बारालाचा, तो चिनाब बारालाचा, रावी रोहतांग, व्यास रोहतांग, और सतलज सतलज शिवकिला से। तो इसमें सबसे पहले दरा है हिमाचल वालों में रोहतांग, रोहतांग ला या रोहतांग पास। तो स्थिति या लोकेशन तो लगभग सबकी तय है। स्थिति हिमाचल में। नेक्स्ट लाइन में कनेक्टिविटी लिख देना। यह कुल्लू कांगड़ा मनाली, ब्रैकेट में लिख दो हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ के लोकेशन है, हिमाचल के हिल स्टेशन में भी लिखवाए थे मैंने। कुल्लू कांगड़ा मनाली, हिमाचल से लेह, लेह लोकेशन है लद्दाख की, को जोड़ता है। नोट या विशेष में लिख देना रावी एवं व्यास नदी, रावी एवं व्यास नदी इसी दरे से गुजरती हैं। रावी एवं व्यास नदियाँ, नदियाँ लिख दो चाहे नदी लिख दो, रावी एवं व्यास नदी इसी दरे से गुजरती है। तो रावी है तो इस दरे के एक हिस्से से, और व्यास से इसी दरे के दूसरा जो नाम है उसका भी रोहतांग हिस्सा ही है। तो ये मेन लोकेशंस होती हैं वैसे तो रोहतांग जगह, तो रोहतांग पास से गुजरती है। जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी जो नाल या दरें हैं वो जगहों के नाम से ही हैं। जैसे पाली की बर है तो बर जगह है तो उसको बर नाल कहेंगे अपन। बाकी अजमेर में आ जाओगे तो वहाँ जगहों के नाम अलग अलग हैं। परवारिया है तो परवारिया की नाल, वहाँ अजमेर में आ जाओगे तो वहाँ पर एक नाल और करवाई थी सूरा, तो सूरा है तो उसका मीनिंग है वो सूरा की नाल। रोहतांग के बाद में आर के बाद में क्या आता है, बी, आर बी सी, तो बी का मीनिंग है बारालाचा। मीनिंग है कि बारालाचा या बड़ा लाचा, यानी इस नाम से आता है तो भी वही है, बारालाचा ही है आपका। कनेक्टिविटी ये देता है। मंडी, मंडी किसका पार्ट है, हिमाचल प्रदेश का। मंडी से लेह, लेह यानी लद्दाख को जोड़ता है। नोट या विशेष में लिखिएगा।
चिनाब नदी इसी दरे से गुजरती है। चिनाब नदी इसी दरे या पास से गुजरती है। चिनाब नदी इसी दरे से गुजरती है। नेक्स्ट है सिपकिला दरा, सिपकिला पास। लोकेशन हिमाचल प्रदेश। शिमला कैपिटल ऑफ हिमाचल। शिमला को तिब्बत, कैलाश मानसरोवर की जो यात्राएं होती हैं वो होती है मुख्यतः उत्तराखंड के दरों से। लेकिन अगर हिमाचल की ओर एग्जामिनर पूछ लेता है शिमला की ओर कि कैलाश मानसरोवर से शिमला यानी हिमाचल की ओर कौन सा पास आता है, तो आंसर रहेगा फिर आपका सिपकिला पास। और इस पास का निर्माण है वो सतलज नदी से हुआ है। तो इसका मीनिंग इस पास से जो नदी आएगी वो कौन सी आएगी? सतलज। तो शिमला को तिब्बत कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है। तो या तो एग्जामिनर ये तिब्बत देगा या तिब्बत की जगह ऑप्शन क्या दे सकता है? कैलाश मानसरोवर। नोट या विशेष में लिखिएगा, इस दरिया का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। इस दरिया का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। हिमाचल में आरबीसी जम गई तो उत्तराखंड में उसका इलाज था, लेमन था वहाँ। तो उत्तराखंड में नेक्स्ट अगले राज्य के जो दरे हैं, उत्तराखंड में एल एम एन कंटिन्यूस, एल एम एन यानी लेमन था साइलेंट है। एल से क्या रहेगा? लिपुलेक। एम से रहेगा माना। एन से रहेगा नीति, नीतिला या नीति पास। तो इन तीन पासों में अलग से अपने को लोकेशन नहीं बतानी होती कि ये कहाँ से किस क्षेत्र से। तो ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। तिब्बत के किस क्षेत्र से? कैलाश मानसरोवर से। अब इसमें ये फर्स्ट वाला जो इस साइड में दिख रहा है ये तो है आपका माना। फर्स्ट वाला कौन सा है? माना। माना के बाद में माना के बाद में नीति, और नीति के बाद में इधर वाला जो दिख रहा है ये है लिपुलेक। कई बार इनके क्रम दे दिए जाते हैं। क्रम में हिमाचल वाले तो एज इट इज थे आरबीसी,
रोहतांग, बाड़ालाचा और शिवकिला। उसके बाद में ये कंटिन्यूस जैसे पढ़ते हैं अपन LMN वैसे नहीं है। इसमें पहले आता है माना, ना के बाद में नैसे नीति, और उस नीति के बाद में कौन सा आएगा, ये लिपुलेख आता है। तो क्रम में एक तो उत्तराखंड वाले ये दिए जाते हैं और उसके बाद इधर वाले पूछे जाते हैं। भारत में दरों का पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम है वो यहाँ से उत्तराखंड से लेकर फिर अरुणाचल प्रदेश के दरों को एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं। तो इन दरों का क्रम याद रखिएगा, क्योंकि ये तो स्टेट जैसे जैसे याद करते जाओगे, क्योंकि अपन हिमालय में कहाँ से चल रहे हैं, पश्चिम से पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश की ओर चल रहे हैं कंटिन्यूस। तो एग्जामिनर कई बार तो क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी देता है। एक दरा वो जम्मू कश्मीर का देता है, यानी स्टूडेंट को कम से कम ये पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर के दरे कौन से हैं। दूसरा दरा वो हिमाचल का उठा के देगा। तीसरा दरा वो उत्तराखंड का देता है। एक दरा वो सिक्किम का देता है या फिर अरुणाचल प्रदेश का देता है। लेकिन वो दरे याद होने चाहिए कि हाँ ये दरा अरुणाचल प्रदेश में, ये सिक्किम में, तो वो अपने आप सेटलमेंट कर लेता है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम ये है या पूर्व से लेकर पश्चिम का क्रम ये है। अब इन दरों में सिर्फ एक कॉमन लाइन आपको लिखनी है जिसमें एक थोड़ा सा डिटेल अपन लिपुलेख, क्योंकि आजकल ज़्यादा विवादों में, ज़्यादा चर्चाओं में लिपुलेख है, तो लिपुलेख पूछने की पॉसिबिलिटी है कि भारत को सीधे कैलाश मानसरोवर से जोड़ने वाला भारत का नवीनतम जो दरा जिसमें अभी सड़क निर्माण का कार्य हुआ है, सड़क निर्माण का कार्य बॉर्डर एरिया में करता है BRO डिपार्टमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये अपना सीमा सड़क संगठन बना हुआ है 1960 का, 1960-62 का बना हुआ संगठन है। ये सामान्यतः सड़क निर्माण का कार्य करता है अपने बॉर्डर एरिया के अंदर। तो ये कंपनी है, एजेंसी है। जैसे अपने नेशनल हाईवे बनते हैं ना, उसको कौन बनाता है भाई, NHAI बनाता है उसको, यही बनाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा संचालित, यानी इनको एथोराइज्ड करता है NHAI। ये कंपनियों को ठेके देता है, वो कंपनियां रोड कंस्ट्रक्शन करती हैं। रोड कंस्ट्रक्शन करने के बाद उनका रोड का जो खर्चा आता है कंपनियों का, उसको वो टोल टैक्स के द्वारा वापस लोगों से वसूलती है। और गवर्नमेंट उनके साथ MOU करती है कि आपका ये जो रोड बनाने का खर्चा है और जितना पैसा आपने लगाया है उसका टैक्स सहित अगले 20 साल तक अपना करार रहेगा कि इस रोड के ऊपर आपका अधिकार रहेगा। तो वो कंपनीज हैं, वो रोड बनाती रहती हैं, 20 साल तक मरम्मत करती रहती हैं और 20 साल तक वो टोल टैक्स लोगों से लेती हैं। 20 साल जैसे कंप्लीट होते हैं और उनको लगता है कि भाई पैसा वसूला नहीं गया, तो वो गवर्नमेंट को कहती हैं कि हमें 2 साल और चाहिए, आज तक हमारा रेवेन्यू इतना ही कलेक्ट हुआ है। तो गवर्नमेंट कई बार वो टोल टैक्स उन कंपनीज के लिए 1-2 साल के लिए और बढ़ा देती हैं। और गवर्नमेंट को ये लगता है कि 20 साल में उनका जो टर्नओवर था, यानी उस कंपनी को जितना पे करना था वो हो गया, उसका जितना उसने पेमेंट वगैरह लगाया उसका अगर एक उसकी कह सकते हैं कि आमदनी या उस पैसे का एक ब्याज या टैक्स सहित उसको प्राप्त हो गया, टैक्स तो नहीं कहेंगे, उसका ब्याज का जो क्या बनता है ऊपर पैसे का जो ब्याज बनता है, उस ब्याज सहित उसको वो पैसा प्राप्त हो गया, तो कंपनी उसके टोल टैक्स को बाद में सरकार उस कंपनी के टोल टैक्स को बाद में समाप्त कर देती है। तो कई जगह हम देखते हैं ना, रोड के ऊपर पहले टोल टैक्स होता है लेकिन वर्तमान में वहाँ से हटा दिया, तो हटा दिया तो इसका मैंने उस टोल टैक्स को बने हुए इतने साल हो गए, गवर्नमेंट के साथ जो करार था वो समाप्त हो गया। कई होते हैं अवैध वसूली करते हैं। अपन देखते हैं ना कि कई बार भाई टोल टैक्स का टाइम पीरियड तो खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ लोग हैं जो बिना पर्ची काटे और डुप्लीकेट पर्चियां बना के, तो बीच में था ऐसा बहुत ज़्यादा कि कुछ ऐसे टोल टैक्स थे जहां बदमाश खड़े रहते थे 5-10 और वो पैसे वसूलते थे। तो इसका मीनिंग इन क्षेत्रों में जो सड़क बनाने का जो कार्य है वो दिया गया BRO को, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को एक कार्य दिया जाता है। तो उन्होंने एक बढ़िया और शानदार रोड बनाई है यहाँ पर, कौन से वाले में, लेपुलेख। लेकिन ये बनने के बाद में विवादों में आ गया, क्योंकि हमने चाइना के लिए कनेक्टिविटी बना दी है कि अपने को सामरिक महत्व है, यात्रियों के तो काम आ रही है लेकिन युद्ध के समय भी ये रोड हमारे काम आएगी। तो इसमें लिखिएगा उत्तराखंड के दरों से उत्तराखंड के दरों से उत्तराखंड के दरों से
भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा सर्वाधिक होती है। उत्तराखंड के दरों से भारत से कैलाश मानसरोवर। भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा सर्वाधिक होती है। अब 2020 से नोट में लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में नोट में लिखो, 2020 से लिपुलेख सड़क निर्माण के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा और अधिक सुगम या आसान हो गई है। दो 2020 से लिपुलेख सड़क निर्माण के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा और अधिक सुगम या आसान हो गई है। अब ये वाला एरिया हमारा तिब्बत से कनेक्ट होता है, लेकिन ये तिब्बत वर्तमान में किसके अधिकार में है? चीन के। तो चाइना डायरेक्ट तो हमें ब्लेम नहीं कर सकता कि लिपुलेख, क्योंकि लिपुलेख हमारे कब्जे में है कि लिपुलेख में क्यों, लेकिन ये लिपुलेख उस एरिया के पास में है काला पानी के। तो यहाँ अपने जो समस्या चाइना खड़ी कर रहा है वो नेपाल के थ्रू कर रहा है। नेपाल को कह रहा है कि एरिया काला पानी आपका है और ये लिपुलेख भी आपका है, ये लिपुलेख इनसे ले लो, ताकि यहाँ से जाने वाले जो यात्री हैं उनका हजारों या करोड़ों रुपए टैक्स तुम लोगों को मिलेगा फिर, कि भाई तुम्हारे यहाँ से होकर जा रहे हैं तो टैक्स तुम्हें मिलेगा फिर। तो इसका मीनिंग है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में यही था कि अब भारत के यात्रियों को दूसरे राज्यों के दरे, जैसे पूर्वी राज्यों से भी आता है, सिक्किम से भी एक पास खोल दिया है, पहले भी था लेकिन ये वाला नाथुला पास, लेकिन नाथुला पास में ज़्यादातर एरिया आपको चाइना का कवर करके और फिर कैलाश पे पहुँचोगे आप। यहाँ सीधा आपको सीधा तिब्बत का एरिया पार करना पड़ेगा, यानी वो हिस्सा जो पहले तिब्बत का हिस्सा था वो पार करना पड़ेगा। इसका मीनिंग वास्तविक रूप में तिब्बत को वैसे हम तो अपनी तरफ से एक राष्ट्र मानते हैं, लेकिन वैश्विक तौर पे उसको एक अलग राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं है, और वैश्विक तौर पे राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं है तो हम अपने सीमावर्ती राष्ट्रों में तिब्बत का नाम काउंट नहीं करते हैं। बाकी हम मानते यही हैं कि तिब्बत कैलाश मानसरोवर की यात्राएं। तो इसका मीनिंग हम तो उसको आज भी तिब्बती लिखते हैं, लेकिन तिब्बत के साथ वर्ड में लिखा जाता है चीन, तिब्बत चीन। तो ये तिब्बत चाइना वाला क्षेत्र है, उधर से होते हुए, इसका मीनिंग डायरेक्टली हम चाइना में नहीं जाते हैं, ये चीन अधिकृत तिब्बत है, उस तिब्बत से होकर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो हेडिंग न्यूज़पेपर में यही थी कि भारत को अब कैलाश मानसरोवर की यात्राओं के लिए नेपाल और चीन से होते हुए नहीं जाना पड़ेगा, इसके बजाय लिपुलेख से वो सीधे कहाँ जा सकते हैं? तिब्बत कैलाश मानसरोवर की यात्रा जा सकते हैं। तो इसलिए इस दरिया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो करंट में चर्चाओं में भी है, इसलिए आ सकता है एग्जाम में कि मुख्यतः भारत से और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो कौन से दरे से, जो हाल ही में सड़क निर्माण के कारण चर्चाओं में या विवादों में भी रहा है। तो विवादों में नेपाल के साथ रहा था, यह काला पानी विवाद लिखवाया था ना आपको उस समय। इसके बाद में जो नेक्स्ट दरें हैं सिक्किम वाले, सिक्किम में या भारतीय दरों में सबसे इंपॉर्टेंट दरा या जिसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है वह है नाथुला पास। तो अगला हेडिंग डालिएगा डी, सिक्किम में ट्रिक है, सिक्किम में ना जा। बाबू ने पूछा जम्मू कश्मीर में गड़बड़ हो गई, कहाँ जाके लूँ? तो सिक्किम की राय उसको यही मिली कि सिक्किम में ना जा, तो ना से नाथुला और जा से जलेपा भी कहा जाता है इसको, जलेपा या जलेपला। जलेपा दरा या जलेपला दरा,
ला का मीनिंग अपने आप में इधर है, जलेपा या जलेपला। ये जलेपा पास, जलेपा पास के इस साइड में कंट्री आपको दिख रहा होगा भूटान एक तरफ, ये वाला हिस्सा होता है भूटान। और नाथुला के सामने इस साइड में कौन है? ये चाइना वाला। तो इसमें अपना जो पास या जो दरा है नाथुला, ये चाइना से इस साइड से होते हुए, और प्राचीन समय में व्यापारी आया करते थे और ये इन दरों से होते हुए भारत के हिमालय के जो पश्चिमी हिमालय के जो दरे हैं यहाँ से होते हुए, और ये जाते थे मध्य एशिया के अंदर। और ये व्यापारी थे रेशम के व्यापारी। रेशम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ये सिल्क रूट के नाम से फेमस था, रेशम मार्ग के नाम से। तो रेशम मार्ग मुख्यतः किस दरे से होकर गुजरता था? नाथुला पास से, नाथुले दरे से। अभी चाइना एक सिल्क रूट बना रहा है, रेशम मार्ग बना रहा है, क्योंकि सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक आज भी वर्ल्ड में चाइना ही है। अब वो सिल्क रूट बना रहा है चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस वाले एरिया से। यानी सिल्क रूट में अब वो भारत की जो कनेक्टिविटी थी उसको ख़त्म कर रहा है, कि सिल्क रूट जो प्राचीन सिल्क रूट था उस मार्ग को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि चाइना और भारत लगभग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एंटी हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे विवाद अधिक हैं। यूएनओ में जब हमारी स्थायी सदस्यता की बात आती है तो चाइना का वोट हमेशा अपोजिट में जाता है, रूस का हमारा फेवर में आता है। अमेरिका का पहले फेवर में नहीं था, लेकिन आजकल अमेरिका का भी फेवर में आता है। तो जब तक पांचों राष्ट्र समर्थन नहीं करेंगे तब तक स्थायी सदस्य नहीं बन सकते। तो इसका मीनिंग चाइना हमारा कट्टर विरोधी है, उसको ये लग जाएगा यूएनओ पावर हाथ इसके भारत के हाथ में आ जाएगी, तो इसका मीनिंग एक अधिक प्रभावशाली राष्ट्र ये बन जाएगा। तो ये सिल्क रूट है। जब 1962 के अंदर चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया, उस समय इस रूट को हमने क्या कर दिया, 1962 में इसको हमने बंद कर दिया था। बाद में भारत और अपने हाईकमान की कई ऐसी मीटिंग्स हुई, बाद में राष्ट्रीय स्तर पे जाके इस पे एक समझौता हुआ 2006 में कि इस दरे को या इस रूट को वापस पुनः खोला जाता है। तो 2006 में इस मार्ग को पुनः खोला गया। ये एग्जाम में स्टेटमेंट आते हैं कि नाथुला दरा है, ये चीन से भारत को कनेक्ट करने वाला प्रमुख रेशम मार्ग है या सिल्क रूट है। तो ये स्टेटमेंट सही होता है। इस दरे को 1962 में बंद कर दिया गया था और पुनः 2006 में खोला गया, ये स्टेटमेंट भी सही होता है। इस दरे का निर्माण एक नदी आती है यहाँ, चुम्बी नदी। कौन सी नदी? चुम्बी नहीं, चुम्बी। कौन सा है? चुम्बी नदी। हाँ, नाम ऐसा है, बोला जाता है, कोई बात नहीं। हाँ, तो चुम्बी बोला तो मैंने तो ये चुम्बी नदी द्वारा निर्मित चुम्बी घाटी होती है। तो चुम्बी घाटी किस पास में है? नाथुला दरे में। तो चुम्बी नदी एवं चुम्बी घाटी इसी दरे से संबंधित है। एक इस वाले भूटान वाले, इससे सिक्किम वाले पार्ट से यहाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता। तो तीस्ता नदी का जो संबंध है ये जोड़ते हैं, हमारी जलेपला जोड़ता है सिक्किम से भूटान को, यानी भारत से भूटान को। तो भारत से भूटान को जोड़ने वाला या सिक्किम से भूटान को जोड़ने वाला प्रमुख दरा कौन सा है? जलेपा दरा या जलेपला दरा। और इस दरे का निर्माण मुख्यतः किस नदी के द्वारा? तीस्ता। और नाथुला का निर्माण मुख्यतः चुम्बी नदी के द्वारा। तो चुम्बी नदी या चुम्बी घाटी या नाथुला पास। तो ये दरे या पासे समझ में आ गए। नाथुला का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है,
ये डायग्राम बनाइए। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग। तीस्ता नदी चाइना नहीं, सिक्किम बॉर्डर से आती है। तीस्ता नदी का सिक्किम के अंदर ही है। सिक्किम की पूर्वी सीमा जलेपा दरे से उद्गम है इसका। तो आगे बांग्लादेश जाती है ना, तो भारत इसका पानी रोक लेता है, इसलिए विवाद आगे है बांग्लादेश के साथ। आगे रिवर देखो अपने फ्लो कहाँ दिखा रखा आगे, भारत के बाद बांग्लादेश। तो इसका जो एरिया मुख्यतः वेस्ट बंगाल वाले एरिया से, क्योंकि सिक्किम किससे जुड़ा हुआ है, केवल पश्चिमी बंगाल से जुड़ा हुआ है। भारत के दो ऐसे राज्य थे जो केवल एक एक राज्य के साथ जुड़े हुए थे, सिक्किम केवल पश्चिमी बंगाल, मेघालय केवल असम के साथ। तो इसका मीनिंग है सिक्किम से निकल के वेस्ट बंगाल में आती है, जहाँ चावल अधिक बोया जाता है, तो अपन इसका पानी चावल के लिए रोकते हैं। और बांग्लादेश इंतजार करता है कि तीस्ता है तो चावल बोए, तो इसका मीनिंग उसका ज्यादातर पानी भारत ही रोक लेता है वेस्ट बंगाल के अंदर। इसमें पहली हेडिंग लिखो नाथुला पास या नाथुला दर्रा। लोकेशन या स्थिति में लिखिएगा सिक्किम, भारत चीन के बीच में देखो दरे तो कई हैं, पासेस तो कई हैं, लेकिन भारत चीन के मध्य मुख्य व्यापारिक मार्ग कौन सा है, तो प्रमुख व्यापारिक मार्ग इसी को ही कहा जाता है, जहां से रेशम का व्यापार होता था। तो भारत चीन के मध्य स्थित प्रमुख व्यापारिक मार्ग, ये इस दरे की कैरेक्टरिस्टिक्स में है, विशेषता में है। तो स्थिति है इसकी सिक्किम, भारत चीन के मध्य स्थित प्रमुख व्यापारिक मार्ग, जहां से प्राचीन समय में जहां से प्राचीन समय में चीन से भारत होते हुए मध्य एशिया की ओर, जहां से चीन से भारत होते हुए मध्य एशिया की ओर रेशम का व्यापार होता था। जहां से प्राचीन समय में चीन से भारत होते हुए मध्य एशिया की ओर रेशम का व्यापार होता था। इस कारण इसे सिल्क रूट या रेशम मार्ग भी कहा जाता है। इस कारण इसे सिल्क रूट या रेशम मार्ग भी कहा जाता है। इस कारण इसे सिल्क रूट या रेशम मार्ग। तो यह व्यापारिक मार्ग क्यों था, क्योंकि यहां से व्यापार होता था सिल्क का या रेशम का। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो इस दरे को भारत चीन युद्ध कब था, 1962 के दौरान बंद कर दिया गया। इस दरे को भारत चीन युद्ध आगे डेस करके 1962
इस दर्रे को भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान बंद कर दिया गया। जबकि 2006 में पुनः समझौते के बाद इसे खोला गया। जबकि 2006 में पुनः समझौते के बाद इसे खोला गया। तो इसके दो टाइम पीरियड हैं, एक तो बंद होने वाला 62 और एक पुनः खुलने वाला 2006। दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों ही स्टेटमेंट में आते हैं। अब इस दर्रे का निर्माण किसके द्वारा होता है? चुंबी नदी के द्वारा, जो चुंबी घाटी भी बनाती है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इस दर्रे से चुंबी नदी बहती है। इस दर्रे से चुंबी नदी बहती है जो चुंबी घाटी का निर्माण करती है। इस दर्रे से चुंबी नदी बहती है जो चुंबी घाटी का निर्माण करती है। चुंबी घाटी को अंडरलाइन कर देना। तो तीन प्रमुख इंपोर्टेंस देखे जाए तो भारत चीन के मध्य एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। यह अपने आप में रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। 1962 में इसको बंद किया गया, 2006 में इसको पुनः खोला गया, जहां चुंबी घाटी स्थित है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें, जिनको याद रखिएगा। इसके बाद में सिक्किम में जो दूसरा दर्रा है, हेडिंग में लीजिएगा, जलेपा या जलेपला दर्रा। जलेपा पास या जलेपला पास। मोदी जी देश के जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी जो पहली विदेश यात्रा थी वो भूटान थी। कहाँ थी? भूटान। तो ये याद रखना, बनने के तुरंत बाद जलेबी लेके पहुंचे थे। किसे? जलेपला से। तो लोकेशन है ये सिक्किम। कनेक्टिविटी है भारत, भारत के आगे ब्रैकेट में लिखना सिक्किम। भारत सिक्किम से भूटान को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा। भारत में किस क्षेत्र से? सिक्किम से भूटान को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा। भूटान को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा। या तो ये लिख दो, इसी दर्रे से तीस्ता नदी बहती है, या यह तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है। तो निर्मित है तो इसका मीनिंग बहती है यहां से। तो स्टेटमेंट में चाहे वो लिख दो। याद ये रखना, इस दर्रे का संबंध तीस्ता नदी से। यह तीस्ता नदी द्वारा निर्मित, यह तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, अरुणाचल प्रदेश में बाबू के साथ क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश में बाबू को आवाज लगाई कि दीपू, पंगू सांड या बोमला, यानी चाइना वालों ने अटैक कर दिया। तो दीपू को आवाज लगाई, दीपू पंगू सांड या क्या ला? या बोमला। तो दीपू को तो हम लिखेंगे दीफू, पांग सांड को, पंगू सांड को पांग सांड, या का मीनिंग है यांग याप, और बोमला का मीनिंग है बोमडीला। आगे वाले जो दोनों पास हैं, ये तो पता ही है ना, अरुणाचल के पास है।
ये जो दोनों पास हैं ये जोड़ते हैं तिब्बत से, तिब्बत चाइना वाले पार्ट से। ये मेन तिब्बत चाइना वाला पार्ट और ये चाइना, इसका मीनिंग है ये दोनों दरे आते हैं अपने चीन की ओर। पांगसांड और दीफू दरा है, ये होते हैं आगे की तरफ, भारत के पूर्व की ओर कौन सा देश है? म्यांमार। तो ये म्यांमार या बर्मा से जोड़ने वाले, तो ये इधर वाले हैं, ये तो जोड़ेंगे उधर म्यांमार से, और ये आगे वाले हैं ये जोड़ेंगे इधर चीन वाले से। क्या चीज? मतलब तिब्बत वाला जो इधर वाला जो हिस्सा है ना, तिब्बत का नीचे वाला हिस्सा था बॉर्डर के पास वाला, तो इसका मीनिंग इससे कनेक्टिविटी मानते हैं लेकिन लिखते नहीं है तिब्बत वाला, क्योंकि कई जगह तिब्बत मानते, अस्तित्व ही नहीं है ना तिब्बत का। पहले तो विस्तार तो है ही तिब्बत का। भाई भारत की सीमाओं के नजदीक आने का चीन का कारण क्या था कि भारत, उनको लगता था कि भारत बड़ा राष्ट्र है, तो उन्होंने अधिकार करते करते तिब्बत को अधिकार में ले लिया। अभी उनके जो ये ताइवान वगैरह जो पार्ट हैं, अब भाई जैसे ही रसिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो चाइना ने भी अपने 1-2 बार फाइटर विमान है ना वहाँ से गुजारे हैं ताइवान से, कि भाई धीरे धीरे अपन इसको अपने कब्जे में ले लेंगे। जबकि चाइना के अंदर कई सिटी हैं जो आज़ाद होने के ऊपर मांग उठाती हैं कई बार। एक चाइना में काफ़ी बड़ी क्रांति चली थी, अम्ब्रेला क्रांति, अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन, जहाँ के लोगों ने अम्ब्रेला यानी छत्ते लेके और विरोध करना स्टार्ट किया था चाइना सरकार का, क्योंकि साम्यवादी सरकार है, उसका विरोध करते हैं वहाँ। तिब्बत शरणार्थी भारत में क्यों आते हैं? भाई तिब्बत वालों को अपना अलाउ करते हैं, व्यापार के लिए तो अलाउ करते हैं ना भाई, हमारे व्यापारियों को चाइना भी तो अलाउ करता है। तो ये तिब्बत है, इस तिब्बत का ज़्यादातर जो, अब तो आजकल क्या है, पहले तो वास्तव में तिब्बत का कपड़ा आया करता था, आजकल तो नाम तिब्बत का रह गया, बाकी उधर जो चाइना वाइना बना रहे सारा वही आता है। आजकल सारा काम मशीनी काम आता है, वरना पहले तिब्बती कपड़ा काफ़ी ज़्यादा फेमस था भाई, सर्दियों के लिए प्रभावशाली भी था। आजकल आजकल तो अपने जयपुर में बना हुआ माल ही तिब्बत के नाम से बिक रहा है भाई, जयपुर में बना रहे हैं, पंजाब में बना रहे हैं, तो आजकल तो क्या करते हैं, पंजाब लुधियाना अमृतसर वाला माल लेकर आते हैं, कौन तिब्बत से लेकर आएगा? ये जरूर है इनका जो मार्केट है, इस मार्केट की जबरदस्त मोनोपोली है, 1 पैसा कम नहीं करते हैं, 1 रुपया कम नहीं करते हैं। गलती से पहले ही ग्राहक चले गए और 5 रुपये 10 रुपये तुड़वा लिए, बात अलग है, बाकी जो बोल दिया 1 चवन्नी कम नहीं करते ये, कि नहीं लेना तो मत लो, सबका फिक्स होता है इनका। और वैसे देखा जाए तो ये चीज़ ठीक भी है भाई, जहाँ ये करने लग जाए कि एक आदमी तो ले आए 800 वाली चीज़ को 300 में, और एक की आदत बार्गेनिंग करवाने की नहीं है, वो 800 मांगता है तो सामने वाले का ये दिल होता है कि यार इसके तो 900 मांगता तो भी दे देता, कि चलो 800 में दे दिया। फिर बाहर आके उसको ठगा हुआ महसूस होता है कि एक पड़ोसी कि ये तो मैं 300 में लेकर आया था। तो इसलिए इनके मार्केट से खरीदिए किसी व्यक्ति को ये महसूस नहीं होगा कि मैं ठग के आ गया, या तो सब ठग के आए हैं या सब फायदे में हैं। और ख़ास बात क्या है, इन तिब्बतियों को जब भी मैं 2-3 बार गया हूँ इस मार्केट में, तो इन तिब्बतियों को सामान्यतः मैंने इनके कपड़े पहने हुए कम देखा है, ये खुद पहनते हैं लिवाइस, रेंगलर, तो इसका मीनिंग, और ये शॉपिंग करते हुए भी आपको मिलेंगे WTP के अंदर, GT के अंदर, ब्रांडेड शॉप्स के ऊपर, तो इसका मीनिंग इन वाला जो कपड़ा है वो सर्दी तो नहीं रोक रहा है। जब ये रेंगलर लिवाइस ये पहन रहे हैं और अपने को अपने नाम वाला जो बेच रहे हैं, तो हालांकि हो सकता है कुछ अच्छे व्यापारी वो मंगवा भी रहे हों, अपन सबके ऊपर एक तरीके से एलिगेशन नहीं लगा सकते, अपन नहीं कह सकते कि सारा ही रद्दी माल बेचते हैं, लेकिन अब यह है कि वो पहले जो क्वालिटी हुआ करती थी तिब्बत की, आजकल वो क्वालिटी नहीं बची है। इन दरों में जो इस साइड में जो दरा है चाइना वाले पार्ट की ओर, यहां तो आपको पता है कि ये तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश,
क्योंकि बात यहाँ अरुणाचल, क्योंकि इस वाले एरिया में इसके जस्ट नीचे असम भी है, तो यहाँ बात अरुणाचल प्रदेश की कर रहे हैं। ये वाला जो दरा है इसका नाम है बोमडिला। ये कौन सा है? बोमडिला। बोमडिला के जस्ट ऊपर वाला ये है यांगियाप, या या के ऊपर अगर बिंदी लगा दी तो बाद में सीधा लिख सकते हो यांग याप। याद एक गए को इंडिकेट कर रहा है यांगियाप। इस वाले एरिया से कैलाश के पूर्वी भाग से यहाँ से बहते हुए एक नदी आती है, एंट्री करती है। इस नदी का नाम होता है सांगपो। अरुणाचल प्रदेश के जिस डिस्ट्रिक्ट से ये एंट्री करती है वो होता है दिहांग। दिहांग से एंट्री करते टाइम इसका नाम दिहांग नदी होता है। दिहांग जैसे ही दिहांग में दो नदी मिलती हैं, एक तो लोहित मिलती है और एक बूढ़ी दिहांग मिलती है। इस एरिया से लोहित और बूढ़ी दिहांग जैसे ही आके मिलती हैं तो उसके मिलने के साथ ये असम में एंट्री कर जाती है। असम में एंट्री करने के साथ इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जैसे ही आगे बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम होता है जमुना। तो चाइना से जो आई सांगपो यानी पवित्र नदी है, होली रिवर। दिहांग से एंट्री करते ही दिहांग नदी, असम में एंट्री करते ही ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में एंट्री करते ही जमुना नदी। ये नदी के नाम बाद में देखेंगे अपन। तो देश में, अपने भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश किस दरे से होता है? यांगियाप दरे से। अब इसके बाद में इस वाले हिस्से में देखोगे ऊपर की ओर, तो यहाँ मिलेगा आपको देफू दरा और इस साइड में मिलेगा आपको पांगसांड दरा। देफू और पांगसांड, इनके इस साइड में कौन सा कंट्री है? म्यांमार। और इस साइड में नागालैंड को छोड़ के नीचे मणिपुर की ओर आओगे आप, तो यहाँ मिलेगा आपको तुजू दरा। तुजू दरा ये मणिपुर है। ये भी कनेक्ट करते हैं इस साइड में मणिपुर वाले हिस्से को आगे पूर्व में म्यांमार से। तो इसका मीनिंग, कई बार एग्जामिनर का क्वेश्चन ये होता है कि म्यांमार को जोड़ने वाला दरा कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन में देते हैं देफू, पांगसांड, तुजू दरा और बोमडिला। तो ना तो बोमडिला म्यांमार को जोड़ता है, ना ही यांगयाप म्यांमार को जोड़ता है। या आगे वाले जो मैंने आपको नाम लिखवाए थे ना, इधर पीछे वाले हैं, ये तो जोड़ते हैं आगे वाले म्यांमार को, और आगे वाले हैं ये जोड़ते हैं इधर वाले चाइना वाले पार्ट को। ये लिख लिए थे आपने। इसके बाद ये बनाओ। ये भारत के पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, और एक अपन ने मणिपुर का दरा और बनाया तुजू दरा। तो इसमें तुजू को साथ में ही बना देना, लास्ट में नोट में लिख देंगे तुजू को अलग से कि ये मणिपुर में स्थित है, जो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। तो इन दरों में जैसा कि अपन ने ऊपर ही लिख लिया ऑलरेडी, इनकी कनेक्टिविटी कहाँ से है? इनकी कनेक्टिविटी भारत के अरुणाचल प्रदेश से या तो म्यांमार की ओर है इन दरों की, या फिर चाइना से है। तो दीपू, पंगुसांड या बोमला। तो दीपू से दीफू, पंगुसांड से पांगसांड। पहले वाले दोनों हैं आगे वाले से कनेक्ट म्यांमार से, आगे वाले दोनों कनेक्ट हैं पीछे वाले चाइना से कनेक्ट। तो अरुणाचल प्रदेश से यानी नेफा स्टेट से चीन को जोड़ने वाले दरे कौन से हैं? तो बोमडिला और यांगियाप। नेफा स्टेट से और म्यांमार को जोड़ने वाले दरे तो देफू और पांगसांड। और म्यांमार की ओर कनेक्टिविटी तीन प्रमुख दरे, दो अरुणाचल वाले और एक मणिपुर वाला है जिसका नाम है तुजू दरा। तो इन तीन प्रमुख दरों का इंपॉर्टेंस है। तो इन दरों के अंदर जिससे एक यमुना नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का जिससे संगम जो संबंध है उसको जस्ट नीचे नोट में लिखिएगा। नोट में लिखो यांगियाप दरे से, यांगियाप दरे के आगे ब्रैकेट में लिख देना अरुणाचल प्रदेश। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के दरे हैं ये। यांगियाप यांगियाप दरा, आगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अरुणाचल। या पूरी लाइन लिखिए, यांगियाप से लिखा है ना,
यांग्याप से ब्रैकेट में अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, सांगपो या दिहांग। भौगोलिक नाम हम उसका मुख्य जिस नदी के नाम से लिखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रैकेट में सांगपो या दिहांग नदी। यांगियाप दरे से, यांगियाप दरे यानी अरुणाचल, यांगियाप दरे से ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रैकेट में लिख दो सांगपो या दिहांग नदी का भारत में प्रवेश होता है। तो भारत में ब्रह्मपुत्र का प्रवेश किस दरे से होता है, यांगियाप दरे से। जैसे डायग्राम में अपन ने बनाया, यांगियाप दरे से यानी अरुणाचल वाले दरे से ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो या दिहांग नदी का भारत में प्रवेश होता है। एक लास्ट वाला मणिपुर वाला लिख ही दो अलग से, मणिपुर तुजु दरा। तो एक ही है, तो इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह की आवश्यकता ही नहीं है। तो मणिपुर तुजु दरा, यह है मणिपुर, म्यांमार को जोड़ने वाला ये मणिपुर, मणिपुर से जो म्यांमार कनेक्टिविटी है वो देता है। तो ये मणिपुर म्यांमार को जोड़ने वाला प्रमुख दरा है। मणिपुर आगे डैश करके म्यांमार, या डैश की जगह चाहे से लिख दो, एक ही बात है। यह मणिपुर डैश म्यांमार को जोड़ने वाला प्रमुख दरा। तो मणिपुर से म्यांमार जाने वाला प्रमुख दरा है तुजु। और भारत से म्यांमार को कौन सा दरा नहीं जोड़ता, तो ऑप्शन देख के अपन पता करेंगे कि एक तो दिफू जोड़ता है, पांगसाण जोड़ता है, तुजु दरा यह जोड़ता है। उसके अलावा जो यांगियाप बोमडिला है वह दरे चीन से कनेक्ट होते हैं, ना कि म्यांमार से। तो हिमालय के अंदर जो दरे, जो इंपॉर्टेंट जो दरे थे वो अपने कंप्लीट हो गए। अब लास्ट में एक लाइन अगर आप लिखना चाहो कि भारत के प्रमुख दरे एवं संबंधित नदियां, तो इन्हीं दरों में से कुछ नदियों का संबंध रहा है, वो आप एक साथ लिख लो। चाहे दरे कंप्लीट हो गए, दरे कंप्लीट होने के बाद में इसे पॉइंट का ही पार्ट है, अलग से नहीं है, नोट में लिख दो। भारत के प्रमुख हिमालयी दरे, भारत के प्रमुख हिमालय दरे एवं संबंधित नदियां। भारत के प्रमुख हिमालय दरे, हिमालय के दरे एवं संबंधित नदियां। तो हिमालय दरे और संबंधित नदियां कौन सी हैं? तो पहले तो एक तरफ दरे का नाम लिख दो, दरे की लोकेशन सब हमने याद कर रखे हैं। तो एक तो जोजिला, जोजिला संबंधित प्रमुख नदी सिंधु है। शिवकिला, तो शिवकिला के अंदर सिंधु की सहायक नदी आएगी, से सतलज। चिनाब का संबंध, चिनाब, इसमें नदी के लास्ट शब्द से है चिनाब, बै, बै से बारालाचा। रावी और व्यास, रोहतांग है, तो रोहतांग में एग्जामिनर एक ही ऑप्शन रखेगा, या तो रावी रखेगा या व्यास रखेगा। यह हो सकता है दोनों एक साथ दे दे, रावी व्यास। इसके अलावा नाथुला दरा, जलेपा पास, यांगियाप पास या यांगियाप दरा,
यांगियाप दरा, नाथुला दरा है, इसका संबंध है चुम्बी रिवर से। जलेपा दरा है, इसका संबंध है तीस्ता से। और लास्ट वाला यांगियाप, इसका संबंध है ब्रह्मपुत्र से। तो एक साथ देख लेना। लोकेशन लगभग आपको सबकी ध्यान होगी। जोजिला कौन से राज्य से संबंधित है? जोजिला वर्तमान में लद्दाख से संबंधित। कहाँ से संबंधित है? क्योंकि ये जिसमें जास्कर में है, जास्कर ट्रांस का पार्ट और ट्रांस का जितना भी पार्ट हो मुख्यतः लद्दाख में ही है अभी, चाहे काराकोरम हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे जास्कर हो। तो ये लद्दाख वाला शिवकिला हिमाचल, बारालाचा हिमाचल, रोहतांग हिमाचल, ये तो वही है ना, आरबीसी, आर बी और सी। नाथुला सिक्किम, जलेपला सिक्किम, यांगियाप अरुणाचल प्रदेश में। तो लोकेशन पहले मैंने लिखवा दिए इनके, यहाँ सिर्फ नदियों की चर्चा की है अपन ने। अब ये अपना हिमालय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में शायद पॉइंट नंबर 4 था दरे। अब अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट में पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा हिमालय वनस्पति। हिमालय वनस्पति तो वैसे ये जिनके सब्जेक्ट है उनके तो सब्जेक्ट में टॉपिक आएगा भारत की वनस्पति, वेजिटेशन। तो उस वेजिटेशन में एक तो होती है 900 मीटर की हाइट तक। 900 का डबल कितना होता है? 1800 का डबल 3600। 3600 का डबल नहीं करना है, 100 स्केल ऊपर बता दो, 4600 मीटर। तो ये हिमालय का जो ऊपरी भाग होता है या जो शीर्ष भाग होता है, ये वाला जो भाग है, इस भाग में पाई जाने वाली वनस्पति होती है उसको कहते हैं टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति क्यों है समझ में आ गया होगा। 4600 मीटर यानी हिमरेखा की सबसे नीचे वाली लाइन जो होती है पर्वतीय क्षेत्रों पे, या तो ये कह दो कि वह लाइन जिसके ऊपर का भाग बर्फ से ढका हुआ हो, या बर्फ से ढका हुआ भाग का जो अंतिम जो लाइन होती है उसको हिमरेखा कहते हैं। अंतिम यानी नीचे वाली, या वो लाइन जिसके ऊपर का हिस्सा बर्फ से ढका हो उसको हिमरेखा कहते हैं। डेफिनेशन दोनों ही तरफ से सही है। ऊपर से दो कि बर्फ का विस्तार जो पर्वतों के नीचे की ओर जहाँ तक अधिकतम होता है वो हिमरेखा होती है, या वो लाइन जिसके ऊपर का हिस्सा बर्फ से ढका हो उस लाइन को हिमरेखा कहा जाता है। तो हिमरेखा से ऊपर की जो वनस्पति होती है वो होती है ठंडे क्षेत्रों की ध्रुवीय वनस्पति या टुंड्रा वनस्पति। इसके जस्ट नीचे की वनस्पति होती है, इसको नाम दिया जाता है अल्पाइन। इसको नाम क्या दिया जाता है? अल्पाइन वनस्पति। तो ये क्वेश्चन एक तो ये आता है, हिमालय पर टुंड्रा के दक्षिण में स्थित वनस्पति को क्या कहते हैं? तो टुंड्रा के दक्षिण में स्थित को अल्पाइन कहते हैं। नीचे घाटियां, पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियां गर्म होती हैं, ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होता है। ये तो आपको पता है कि हाइट पे जाते हैं, हाइट अधिक होती है तो तापमान क्या होता है? तापमान कम होता है। ये थ्योरी काम करती है। जैसे माउंट आबू में भी आपको बताया था मैंने कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों के समय माउंट आबू अन्य जिलों की तुलना में ठंडा होता है, कारण उसकी उच्चावच स्थिति, क्योंकि जिसके पास अधिक हाइट होगी वो ठंडा होगा। अब इसका जो सबसे नीचे वाला घाटी वाला जो पार्ट होता है जहाँ हाइट कम होती है, तो हाइट कम होती है तो वहाँ तापमान अधिक होता है। तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को कहते हैं अपन उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वनस्पति। तो यहाँ पाई जाती है सामान्यतः घाटियां गर्म होने के कारण उष्ण कटिबंध मानसूनी वनस्पति। मानसूनी को पतझड़ भी कहते हैं। मानसूनी को क्या कहते हैं? पतझड़। उष्ण से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति को
उपोष्ण मानसूनी वनस्पति, तो उष्ण मानसूनी, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी वनस्पति या उपोष्ण वनस्पति, ये दो ठंडे क्षेत्र की वनस्पति हैं, टुंड्रा और अल्पाइन। ये दो गर्म क्षेत्र की वनस्पति हैं, उष्ण और उपोष्ण। अब ये दो शीत वाली और दो उष्ण वाली, इनके बीच वाला क्षेत्र कैसा होगा? तो यहाँ पाए जाने वाले वनों को शीतोष्ण कटिबंधीय, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले ही हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वन या शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, और ये वन होते हैं इस तरीके से, शंकु आकृति के अंदर, शंकुधारी। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति शीतोष्ण शंकुधारी, या एक शब्द और भी यूज होता है कोणधारी, कोणधारी वन, ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के वनों को दक्षिणी भारत में प्रायद्वीप पठार में नीलगिरी की पहाड़ियों में सोलास वनों के नाम से जाना जाता है। कौन से वनों के नाम से? लेकिन वो दक्षिणी भारत जब नीलगिरी पढ़ेंगे, प्रायद्वीप पठार पढ़ेंगे, तब देखेंगे। तो इनकी हाइट होती है सामान्यतः 1800 से 3600 मीटर। एग्जामिनर बीच में से स्केल यूज करता है कि लगभग 3000 मीटर की हाइट पर पाए जाने वाले वनों को, क्योंकि इनको हाइट और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफाइन होते हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वैसे वैसे तापमान क्या होता जा रहा है, तो वनस्पति वैसी मिलती जा रही है। कम तापमान वाली को टुंड्रा कहते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है तो अल्पाइन कहते हैं। नीचे घाटियों की उष्ण मानसूनी, उसके ऊपर उपोष्ण मानसूनी, और बीच वाले शीत और उष्ण के दोनों के इफेक्ट में तो शीतोष्ण, या आकृतियाँ इनकी कोणाधारी या पत्तियों का आकार कोणाधारी होने के कारण चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। तो कोणधारी या शंकुधारी वनों के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनके बारे में एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है। इनको या तो ये पूछा जाता है अल्पाइन के दक्षिण में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं, या मुख्यतः 1800 से 3000 या औसत 3000 मीटर की हाइट पर हिमालय में कौन से वन पाए जाते हैं, तो इनको हाइट के अकॉर्डिंग पूछते हैं। हाइट के स्केल याद रखना, पहले याद रखो तो डबल डबल करते रहना है। 900, 900 से 1800, 1800 से 3600। अब 7200 नहीं आएगा, क्योंकि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो 900, 1800, 3600, तो 7200 तो है ही नहीं। माउंट एवरेस्ट की तो है हाइट, लेकिन हिमालय की औसत ऊंचाई 7200 नहीं है। तो फिर 3600 के बाद में क्या यूज करेंगे? फिर इन स्केल में 4600 से ऊपर बर्फ से ढका हुआ टुंड्रा के पास में अल्पाइन, नीचे घाटियां उष्ण के पास वाली उपोष्ण, बीच में दो शीत के बीच और दो उष्ण वालों के बीच में शीतोष्ण, कोणधारी या शंकुधारी। इनमें वनों के एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने। बाकी सब्जेक्ट वालों के वनस्पति टॉपिक अलग से आएगा, तो उसमें पढ़ाएंगे पर्वतीय वनस्पति, तो उसमें हिमालय एज इट इज डायग्राम बनेगा, वहाँ वनों के एग्जाम्पल लिखवाएंगे। यहाँ अनावश्यक जीके के पेपर में वनों के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछेंगे। जीके वाले पेपर में नहीं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट है। जैसे टुंड्रा में काई, लाइकेन, लीचन, अल्पाइन में सिल्वर फर, जेनिफर, कोणाधार इसमें आता है चीड़, देवदार, स्प्रूस। नीचे वाले में आते हैं ओक वगैरह, ओक, बर्च, और घाटी वाले में वही हैं साल, सागवान, शीशम और ओक वृक्ष। तो इसका मीनिंग एग्जाम्पल्स आपको यहाँ नहीं लिखने हैं, कौन कौन से वन यहाँ हैं। यहाँ तो सिर्फ वनों की कैटेगरी है, नाम याद कर लो, ये काफ़ी है। इनका या तो क्रम पूछेंगे आपको कि हिमालय क्षेत्र में घाटियों से और शीर्ष की ओर पाए जाने वाले पर्वत, ये जो वन है, इनके क्रम बताओ। या सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है, हिमालय क्षेत्र में शीर्ष भाग में, शीर्ष यानी ऊपरी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी होती है। तो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है कि शीर्ष भाग में टुंड्रा होती है या अल्पाइन होती है। तो टुंड्रा ऑप्शन दिया तो टुंड्रा रहेगा, टुंड्रा ऑप्शन नहीं दिया तो फिर अल्पाइन रहेगा। और घाटियां गर्म होती हैं तो यहाँ उष्ण मानसूनी वनस्पति होती है, जहां तक मानसून पहुंचता है घाटियों तक, क्योंकि बहुत अधिक हाइट तक मानसून नहीं जा पाता। तो पहले में उष्ण मानसूनी, दूसरे में उपोष्ण मानसूनी।
फिर ऊपर शीर्ष वाले भाग में टुंड्रा और अल्पाइन, और बीच वाला भाग बच गया जहाँ शीत और उष्ण यानी शीतोष्ण। क्या चीज? पूर्वी हिमालय में वो लिखवा दिया ना, वो तो पश्चिम पूर्व का तो तुलना पहले ही कर ली अपन ने कि इस वाले जो ये वाला हिमालय जो होता है इधर वाला, इसमें सामान्यतः शंकुधारी या कोणधारी वन या अल्पाइन प्रकार की वनस्पति अधिक होती हैं। पूर्वी वाले हिमालय में मानसूनी और सदाबहार वन अधिक होते हैं, वहां मानसून का इफेक्ट अधिक होता है। कौन से? हाँ, शिवालिक तक। ये नीचे वाले हिमालय मानसून वहीं तक रहता है मेन, शिवालिक तक। आगे धीरे धीरे मानसून का इफेक्ट, जैसे हाइट बढ़ेगी हिमालय की, मानसून का इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये होते हैं मुख्यतः शिवालिक और लघु हिमालय तक, शिवालिक और लघु हिमालय तक। उसके बाद में धीरे धीरे आगे वाले जो हिमालय, वृहद हिमालय वगैरह, उसमें आपको धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे शंकुधारी, कोणाधारी, अल्पाइन और टुंड्रा। वो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग होंगे। तो इसका मीनिंग शिवालिक हिमालय की हाइट बहुत कम है। शिवालिक की लिखवाई थी ना मैंने 600 से 1500 मीटर, तो सामान्यतः कम हाइट है, तो वहाँ मिलेंगे या तो मानसूनी या शिवालिक के उत्तरी भागों पर कौन से मिलेंगे? उपोष्ण। बाद में लघु हिमालय से ज़्यादातर स्टार्ट होते हैं। लघु हिमालय स्टार्ट तो नीचे से ही होगा ना भाई, स्टार्ट तो सी लेवल से ही होता है। तो नीचे से लेके इसकी जो भी हाइट है समुद्र तल से 300-400 मीटर से लेके और आगे लगभग 900 मीटर तक, तो ये रहेगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। फिर लघु हिमालय का ऊपर वाला हिस्सा, उसमें मिलेगी उपोष्ण, और लघु हिमालय का और ऊपर वाला हिस्सा, उसमें मिलेगी शीतोष्ण। लघु हिमालय के कुछ हिस्से होते हैं जो बर्फ से ढके हुए होते हैं हल्के, उस पर मिलती है आपको अल्पाइन, और अल्पाइन से भी ज़्यादा जहाँ स्थिर बर्फ रहती है उसमें मिलती है आपको टुंड्रा। टुंड्रा या ध्रुवीय तुल्य जलवायु, ध्रुवीय तुल्य वनस्पति। कौन से? पर्वतीय क्षेत्रों की तलहटी घाटियों में भी वही होते हैं, क्योंकि घाटियों तक मानसून का इफेक्ट होता है, इसलिए मानसूनी वन है ये इस क्षेत्र में। देखो, इनको हाइट के अकॉर्डिंग और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तापमान क्या होगा? तो इनके नाम देख लो, ये तापमान के ऊपर हैं सब नाम। यहाँ उष्ण है, यहाँ थोड़ा सा और कम तापमान हुआ उपोष्ण। यहाँ ठंडा है, टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा के बाद में होती है अल्पाइन। और जहाँ दो शीत वाले, दो उष्ण वाले, उसके बीच वाले को क्या कहेंगे? शीतोष्ण। पत्तियों के आकार वगैरह के आधार पर इसको शंकुधारी या कोणधारी ये नाम दिया गया। तो ये इनके नाम है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जो इधर बात कर रखी है अपन ने। तो ये हाइट वाला एच का मीनिंग क्या है? ऊंचाई। तो ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान कम होता है, ऊंचाई कम होती है तो तापमान अधिक होता है। यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको राजस्थान में भी लिखवाया था, बताया था, समवायुदाब रेखाओं की बात हुई थी तब। हिमालय में प्रमुख जीव, ये जो रेड डाटा बुक होती है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को लिखा जाता है, संकटकालीन जीवों को लिखा जाता है, उस रेड डाटा बुक के ऊपर जिस जीव का चित्र या डायग्राम होता है वो कौन सा होता है?
रेड पांडा। तो ये रेड पांडा हिमालय में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश की ओर। इसका जो मुख्य भोजन होता है क्या खाता है रेड पांडा? अब लड़कियां आंसर मत देना सर, कुरकुरे और मोमोज। लड़के गए समोसे और कचौरी हैं। इसका प्रमुख खाद्यान्न होता है बांस। ये बेम्बू या बांस का यूज करता है। तो हार्ड होता है तो इसके दांत वैसे ही होते हैं। एक दूसरे की टांग मत खींचो। कश्मीरी में बड़ा ही रहेगा ना, कश्मीरी में। कश्मीरी कश्मीरी हिरण की एक प्रजाति होती है, बड़ा ही आना चाहिए कश्मीरी। तो हुंगल है, हुंगल के अंदर कश्मीरी हिरण। हुंगल खुद एक प्रजाति है, हिरण की प्रजाति है। ये आपने नाम सुना होगा, भारत के एक बड़ा अभ्यारण्य पाया जाता है, हेमिस अभ्यारण्य। हेमिस अभ्यारण्य है, मिस। तो इस हेमिस वाला जो ये अभ्यारण्य वगैरह इन क्षेत्रों में जो हिरण, जैसे हमारे ताल छापर में मिलता है ना काला हिरण, तो वहाँ कश्मीर में एक प्रजाति होती है हिरण की, एक कश्मीरी हिरण। तो वह कश्मीरी हिरण है हुंगल। हुंगल ये हिरण की प्रजाति है। श्वेत ओब्लिक काला भूरा भालू, ये पूरे हिमालय क्षेत्र में, स्पेसिफिक कोई स्टेट नहीं होता इसमें। एक श्वेत होता है या फिर काला और भूरा भालू होता है, अलग अलग रंग में है। यानी कई जगह तो आपको दिखाई देगा श्वेत भालू और काला और भूरा भालू, यानी या तो ये मिलते हैं या फिर इस कलर में मिलेंगे, काले और भूरे कलर में। इसका मीनिंग ये नहीं है कि श्वेत या काला, मीनिंग या तो श्वेत मिलेंगे भालू या फिर काले और भूरे भालू मिलेंगे। तो इनका मीनिंग ही अपने आप में अलग होता है। श्वेत श्वेत होता है, काला काला होता है। तो इसको वैसे अल्टरनेट में नहीं ले। अल्टरनेट ये है कि या तो श्वेत रंग के मिलेंगे या फिर मिलेंगे आपको काले भूरे भालू। यह संपूर्ण हिमालय में किसी क्षेत्र में कम है, किसी में अधिक है। तो इसका मीनिंग स्पेसिफिक स्टेट नहीं लिखे इसमें। नेक्स्ट है याक। यह हिमालय या पहाड़ी गाय है। याक क्या होती है? हिमालय पहाड़ी या गाय। तो हिमालय क्षेत्र में जिसका दूध काम में लिया जाता है वो होती है याक। है दूध फैटी होता है इसका। हाँ,
हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ तो ये भी हिमालय क्षेत्र में कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है, जहाँ जहाँ बर्फ होते हैं वहाँ हिम तेंदुए देखे जाते हैं। यहाँ के बारे में तो कश्मीरी लोग भी कहते हैं कि मैंने देखा है, लगभग पूछोगे तो लगभग बता देंगे कि हमने भी देखा है। सामान्यतः ये क्या रहता है, बर्फ के अंदर रहता है, रात्रि के समय शिकार के लिए निकलता है। बहुत रेयर देखा जाता है, कम देखा जाता है। संकटकालीन जीवों की श्रेणी में ये लगभग। लास्ट में लिखो यति। यति हिम मानव। हिम मानव को कहा जाता है। लगभग 2-3 साल पहले इंडियन आर्मी ने पहली बार इस हिमालय क्षेत्र में बड़े बड़े एक जैसे एक साइज वाले पाँव हैं उनके बारे में बताया कि एक जैसे पाँव देखे गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े। और उस पहली बार इंडियन आर्मी ने घोषणा की कि यति शायद हिमालय में मौजूद है, यानी प्रत्यक्ष रूप से आज तक किसी ने नहीं देखा। ब्रिटेन या यूरोपियन कंट्रीज़ के ऐसे कई राइटर्स हैं जो हिमालय के अंदर आके और उन्होंने खोज की है। तो जैसे आप कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने रिसर्च के लिए अपनी पूरी उम्र गवा देते हैं। जैसे अभी आप घर से ये कह के निकलूँ कि मैं तो ये चीज़ खोजने के लिए जा रहा हूँ, 20-25 साल बाद वापस लौटो कि खोजी क्या, तो आप ये सोचते हो कि अपने लोगों में यार बेइज्जती होगी, तो अपन कह देते हैं कि हाँ देखा था मैंने। तो ब्रिटेन के कई ऐसे राइटर्स हुए हैं पहले के जिन्होंने यति के बारे में बताया है कि हाँ हमने उस क्षेत्र में जहाँ यति की हमें संभावना दिखी वहाँ हम रुके, रात्रि के समय लाइट चल रही थी, अचानक मुझे नींद आई और जब मुझे आवाज़ सुनी तो एक बड़ा सा बर्फ़ का मैंने टुकड़ा सा देखा, यानी एक विशालकाय जीव को देखा। उसने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की और उससे पहले मैं छुप गया, या फिर उसके कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान चोटग्रस्त हो जाएगा कि ये देखो यहाँ जो नाखून के निशान दिख रहे हैं ये यति ने मेरे ऊपर अटैक किया था और मैं बच गया था। तो इसका मीनिंग एक तरीके से जंगली पशु ही है जब तक उसको सभ्य नहीं बनाया जाए। तो इसका मीनिंग उसको कोई जीव मिलेगा तो जीव का शिकार कर लेगा, मानव मिलेगा तो मानव का शिकार कर लेगा। तो यति है वो हिम मानव को कहा जाता है, जिसका पहली बार ऑथेंटिक प्रमाण इंडियन आर्मी ने कुछ साल पहले दिया है। तो ये अपने को बताने की आवश्यकता नहीं कि इंडियन आर्मी ने दिया है, किसने दिया, कि यति क्या है। तो यति हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले हिम मानव को कहा जाता है। तो हिम मानव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है। तो सामान्यतः आपके इजी क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, जैसे याक पूछ लिया, रेड पांडा पूछ लिया, हुंगल के बारे में पूछ लिया। तो ये इजी क्वेश्चन आएंगे कि हिमालय संबंधित प्रमुख जीव क्या है, तो ये प्रमुख जीव है। जीव तो देखो यहाँ हजारों की संख्या में जीव जंतु हैं, सब के बारे में अपन नहीं लिखवा सकते। ये कुछ स्पेसिफिक जीव हैं जिनके बारे में आपको लिखवाया है। तो इसी के साथ हिमालय आपका कंप्लीट। तो मैंने कहा था कि जब तक ये चैप्टर समाप्त होगा तब तक आपको यूँ लगेगा इंडियन ज्योग्राफी एक तरफ रहेगी और ये चैप्टर हैं इसके पेज एक तरफ रहेंगे। सेकंड, उच्च पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय प्रदेश के जस्ट बाद में उत्तरी विशाल मैदान। तो भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश हेडिंग में डालिएगा। उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तो उत्तरी विशाल मैदान के उत्तर में क्या है, हिमालय। हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं हिमनद, हिमनदों के पिघलने से आने वाली जो नदियां हैं सदावाहिनी या बारहमासी नदी। इन बारहमासी नदियों के द्वारा कंटिन्यू क्या किया गया है, अपर्दन किया गया है, और अपर्दन के द्वारा उसमें जो अवसाद है उन अवसादों को जमा करके उत्तरी विशाल मैदानों का निर्माण किया गया है। तो वास्तव में देखा जाए तो उत्तरी विशाल मैदानों का निर्माण किससे हुआ है, हिमालयी नदियों से। तो हिमालयी नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। किस काल में हुआ है, प्लीस्टोसीन काल में। हिमालय के ऊपर बर्फ या हिमानी कब बनी,
प्लीस्टोसीन, तो उसी काल से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। तो पूर्व प्लीस्टोसीन काल में बर्फ बनी थी और उत्तर प्लीस्टोसीन काल यानी प्लीस्टोसीन काल के समाप्त होते होते धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गई और मेल्ट होने के साथ ही मैदानों का निर्माण स्टार्ट हो गया। तो इसका मीनिंग निर्माण में अपन क्या लिखेंगे, निर्माण में लिखो उत्तर विशाल मैदान का निर्माण या इसका निर्माण हिमालय की नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। तो नदियों के द्वारा जो अवसाद जमा किया जाता है वो क्या होता है, जो नदी जल के द्वारा जमा किया जाता है वो होता है जलोढ़। तो हिमालय की नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। तो जो रिवर सेडिमेंट्स हैं, नदी को अंडरलाइन कर दो, नदी के जो अवसाद हैं उन अवसादों से ये मैदान बने हैं। इस कारण जो उत्तर विशाल मैदान है उन उत्तरी विशाल मैदानों को क्या कहा जाता है, हिमालय का वरदान। यानी हिमालय का ही वरदान है। जैसे कोई व्यक्ति है, रावण है, रावण ने वरदान मांगा कि तपस्या करके ब्रह्मा जी से कि मैं अजर अमर रहूं, तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कहा कि मैं मरूं तभी जब मेरी नाभि के ऊपर वार किया जाए, कि इस चीज़ का किसी को पता नहीं होगा। तो उसके भाई को तो पता ही था और उसके भाई ने जाके राम को बता दिया। तभी तो कहते हैं लंका बेदी घर का बेदी लंका ढाए। हाँ, लंका बेदी नहीं। तो इस कारण जो हिमालय की नदियों के द्वारा हुआ है, इस कारण उत्तर विशाल मैदान को हिमालय का वरदान कहा जाता है, कि हिमालय का ही वरदान है कि उत्तर विशाल मैदान बने हैं। तो जस्ट नीचे नोट में लिख दो, इस कारण उत्तर विशाल मैदान को हिमालय का वरदान कहा जाता है। इस कारण उत्तर विशाल मैदान को हिमालय वरदान कहा जाता है या हिमालय का वरदान कहा जाता है। तो हिमालय के वरदान के कारण ही, यानी हिमालय की नदियों के कारण ही इनका निर्माण हुआ। तो ऊपर वाली लाइन अपनी यही थी कि हिमालय की नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से कौन बने हैं, उत्तर विशाल मैदान। तो इसका मीनिंग हिमालय या हिमालय की नदियां नहीं होती तो उत्तर विशाल मैदान का निर्माण नहीं होता। इस कारण उत्तर विशाल मैदान को हिमालय का वरदान या इसी का जो कह सकते हैं एक ब्लेसिंग कह सकते हैं, हिमालय की ही ब्लेसिंग है कि उत्तर विशाल मैदान बने। अब ये बने हैं तो इनका निर्माण काल क्या रहा है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा निर्माण काल। निर्माण काल है प्लीस्टोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल निर्माण के बाद में इस मैदान का भी जैसे हिमालय का अपना एक विस्तार था, एक लंबाई में एक निश्चित चौड़ाई में, तो उसी तरीके से इस हिमालय के बाद में इस मैदानी भाग का भी अपना एक निश्चित विस्तार है, एक निश्चित लंबाई में एक निश्चित चौड़ाई के अंदर। तो इसका अपन विस्तार देखेंगे अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर। तो विस्तार हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा।